अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शादी के तीसरे दिन जब मैं चाय की ट्रे उठाए लाउंज में पहुंची तो मेरी नंदें, जेठ, जिठानियाँ, सास, ससुर सभी वहाँ मौजूद थे। अम्मी चाय। अपने ससुर को चाय पेश करने के बाद मैंने ट्रे अपनी सास के पास की। अदान के देखा देखी मैंने अपनी सास को अम्मी और ससुर को अब्बू कहना शुरू कर दिया था। चाय पेश करते हुए मेरे लब मुस्कुरा रहे थे। बड़ी खुदसर हो, खुद ही चाय बनाने का फैसला भी कर लिया। मुझसे पूछ तो लेती। हमारे यहाँ सबसे पहले खीर पकवाई की रस्म होती है, उसके बाद ही घर की बहू किसी और काम में हाथ डालती है। मगर आजकल की लड़कियां बड़ों से मशवरा लेना तो गुनाह समझती हैं। इस घर में मेरा हुक्म चलता है, आइंदा ख्याल रखना। मुझसे पूछे बगैर कोई काम ना हो कर रुके मुझसे पूछे बगैर कोई काम ना करना। हाँ, और एक बात याद रखना, अदनान मेरा बहुत फर्मा बरदार बेटा है, तुम्हारे कहने में नहीं आएगा। बेशक शिकायत लगा के देख लेना। मेरी सास ने नखुवत से कहते हुए चाय का कप उठाया। उफ, दर्द की एक तेज लहर ने मेरे पूरे जिस्म का एक चक्कर मुकम्मल किया। इतनी तजलील पर चाय की ट्रे मेरे हाथ में काम के रह गई। अम्मी की बात नज़रअंदाज करके मैंने बमुश्किल वहाँ मौजूद तमाम लोगों तक चाय के कप पहुँचाए। अपनी जिठानियों की तमस्खर भरी हंसी मुझे जहर में बुझे भालों की तरह चुभती रही। फलक बेटी, क्या कर रही हो? मैं असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। अपने सारे आंसू नमाज पढ़ने के दौरान बहा चुकी थी जब ससुर कमरे में दाखिल हुए। बेटा, रो रही हो? ना मेरा बच्चा, रोना नहीं। इस घर में तुम अकेली नहीं, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। रही बात तुम्हारी सास की, तो बेटा दिल की बुरी नहीं, बस जिंदगी के तल्ख तजर्बात ने उसे ऐसा बना दिया। ये घर देख रही हो ना, अपनी रिटायरमेंट पर मैंने 15 मुरब्बे का प्लॉट लेकर ये 4 कमरे बनवाए थे। बच्चों को पढ़ाते लिखाते और फिर इनकी शादियां करते, घर की मुरम्मत और इसकी तामीर बच्चों की कामयाबी पर टालते रहे कि बच्चे कामयाब होंगे तो सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब मोइज़ और मुगीज़ इस काबिल हुए तो उन्होंने घर के पिछले हिस्से में अपने अपने पोर्शंस बनाए और हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अदनान की तनख्वाह इतनी अच्छी है और कुछ मेरी पेंशन मिला के। सच तो यह है बहू कि हम अदनान की शादी करना ही नहीं चाह रहे थे, कम से कम जब तक हिना और हुमा की शादियां ना हो जाए। लेकिन फिर कुछ तो दोनों लड़कियों की पढ़ाई, तुम्हारी सास के जोड़ों की दर्द की वजह से हम इस घर का निज़ाम चला नहीं पा रहे थे, सो मजबूरन अदनान की शादी करना पड़ी। तुम्हारी सास और नंदे खौफज़दा हैं बेटा, उस वक्त से जब उनका ये बेटा, ये भाई भी उन्हें छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसा लेगा। और यही खौफ तुम्हारे और उनके दरमियान अनदेखी दीवार है। तुम्हें अपने सब्र और थोड़े से बर्दाश्त, मुस्तकिल मिजाजी से इस दीवार को गिराना है। मुझे यकीन है तुम ऐसा कर लोगी। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? मेरा सर थपथपाते हुए मेरे मेहरबान ससुर मुझे बिल्कुल पापा की तरह ही लगे, जो मुझे हमेशा सीधा रास्ता दिखाते आए थे। जी अब्बू, आप ठीक कह रहे हैं। मेरी कपकपाती आवाज़ में इरादे की मजबूती वाज़ेह थी। अम्मी, वो राबिया पुप्पो ने मुझे और अदनान को खाने पे बुलाया है, आपसे इजाज़त लेना थी। जवाबन मुतालिया करते हुए मेरी सास ने मुझे ऐनक के शीशों के पीछे से घूर के देखा। ठीक है, चली जाना। जाने से पहले बर्तन धो के बिरयानी बना देना, साथ में सलाद और चटनी भी। हिना और हुमा के पेपर्स होने वाले हैं, उन्हें तंग न करना। और मैं चुपचाप किचन में आ गई। उनकी ऐसी बातों को नज़रअंदाज करके हर बात में मस्बत पहलू तलाश करना मैंने सीख लिया था। सब ठीक हो जाएगा पर यकीन कामिल रखते हुए मैं मुसलसल ससुराल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि हुमा, हिना और अम्मी का सर्द रवैया अदनान की मौजूदगी में सर्द नहीं होता था। बिरयानी को दम लगाकर मैं बर्तन धो रही थी जब हुमा किचन में आकर कबाब तलने का ऑर्डर दे गई। बर्तन छोड़ के मैंने फ्रीज़र से कबाब निकाल के बाहर रखे। उसी वक्त अदनान किचन में आ गए। अरे, तुम अभी तक किचन में हो? बस ये बर्तन धो लूँ, फिर थोड़े से कबाब फ्राई करके अभी तैयार होती हूँ। देखो ज़रा क्या हुलिया बना लिया है, मासी लग रही हो। हुमा, तुम ही थोड़ी हेल्प करा दो, वरना तो हम डिनर की बजाय नाश्ते पे पहुँचेंगे। अदनान के आम से लहजे पे भी हुमा का रंग जर्द पड़ गया। जी भाई, काम ही करवा रही थी। हुमा की मेरी जानिब उठने वाली नज़रें इल्तिजाइया थी। आप जाएं भाभी, तैयार हो जाएं, बाकी काम मैं खुद ही कर लूँगी।
हुमा ने अपनाइयत से कहा। उसका बदला हुआ अंदाज मुझे सरशार कर गया। नहीं हुमा, मैं कर लूँगी। 8 बजे जाना है, अभी तो 6:30 ही हुए हैं। आधे घंटे में काम मुकम्मल हो जाएगा। तुम जाके अपने टेस्ट की तैयारी करो। उसके गाल पे प्यार करते हुए मैंने खनकते लहजे में कहा। और उस रोज़ मैं सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही इफ़त भाभी के पोर्शन में गई थी कि उन्होंने एक नया मसला छेड़ दिया। पहली चढ़ गई है, क्या इरादे हैं? मैं बहुत हैरान हुई। पहली से मतलब? भाई अदनान की तनख्वाह आने वाली है, पहले दिन ही सोच लो कितने को पैसे रखने हैं। मैं तो मुगीस की तनख्वाह में से पूरे 20,000 रखती थी। भाभी 20,000 एक इंसान के लिए ज़्यादा नहीं? बेवकूफ़ हो तुम, ज़्यादा नहीं। कितनी बचत करके तो मैंने ये पोर्शन डलवाया है। अब तो इसीलिए मेरे शोहर मेरे एहसानमंद रहते हैं। और फिर जूता कपड़ा हर चीज़ अपने पैसों से ही लेती हूँ। तुम भी ज़रा ध्यान से अपना हिस्सा अदनान से निकलवा लेना, वरना तुम्हारी ये सास नन्ना तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने देंगी। भाभी की ऐसी बातों से मेरी तो रूह कांप गई। सो मैं बस काम का बहाना करके जल्दी से वहाँ से आ गई। अपनी नागवारी को छुपाए मैं बमुश्किल वहाँ से वापस आ रही थी कि लाउंज से आने वाली आवाज़ों ने मुझे रुकने पे मजबूर कर दिया। अम्मी, भाभी वैसी नहीं है जैसी हम समझते हैं, वो बहुत अच्छी हैं। देखिए ना, कल हमारे काम ना करने की भुनक अदनान भाई के कान में पड़ने ही नहीं दी। हुमा मेरी तारीफ कर रही थी। अच्छी नहीं है, घुन्नी है, मीसनी है। ये तो मैंने काबू किया हुआ है, वरना कब की रस्सियाँ तुड़वा कर मियाँ समेत भाग चुकी होती। हाँ हुमा, अम्मी ने ही काबू किया है, वरना भाभियाँ कभी अच्छी नहीं हो सकती। ये ही ना थी। इतनी तारीफें करी हो ना उनकी, देखना ज़रा भाई की तनख्वाह पे कैसा हक जमाएंगी बड़ी भाभियों की तरह। हमें माहाना अखराजात के लिए भाई जो 2-2 हज़ार देते हैं ना, भाभी की वजह से उससे भी हाथ धोना पड़ेंगे। अच्छा सुनो, इस मामले में तुम लोगों को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बहू जितने पैसे मांगेगी हम उसे इतने ही देंगे, वरना इसी बात को बुनियाद बनाकर वो अदनान को हमसे अलग कर सकती है। अम्मी अपनी दोनों बेटियों को समझा रही थी। हाँ, फिर पढ़ना उनके कसीदे। हिना का लहजा तंजिया था। जवाबन हुमा की खामोशी से मैं सुलग उठी थी। सो खामोशी से किचन के रास्ते अपने कमरे में आके अपने आंसू पे इख्तियार न रख पाई। अम्मी, ये तनख्वाह। उस रोज़ हम सब लाउंज में बैठे थे जब अदनान ने सफ़ेद लिफाफा अम्मी की तरफ बढ़ाया। लो भाई बहू, इस पे तुम्हारा हक है। अम्मी ने वही लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। अरे नहीं अम्मी, मुझे भला घर चलाना कहाँ आता है? ये आपका काम है, आप ही कर सकती हैं। और पैसा बड़ों के हाथों से छोटों पे खर्च होता ही अच्छा लगता है, मैंने रसानियत से कहा। अच्छा, तो फिर अपनी ज़रूरियात के लिए कुछ रकम रख लो। इस तनख्वाह के अलावा मेरी इनकम का और कोई ज़रिया नहीं। अदनान ने मुस्कुराते हुए मुझे आगाह किया। हाँ बहू, बता दो तुम्हें कितने पैसे चाहिए अपने माहाना अखराजात के लिए? इफ़त भाभी तो 20,000 लेती थी, आप चाहे तो 25 ले लें। हुमा ने शायद मुझे 25 की हद में रखने के लिए इफ़त भाभी की मिसाल दी। क्यों भाई, मैं तुम्हें 1 की बजाय 5 नज़र आती हूँ जो इतने पैसे लूँगी? मेरे पास तो अभी बरी और जहेज़ का भी ढेरों ढेर सामान मौजूद है। बस अम्मी, जितने पैसे आप हुमा हिना को देती हैं उसी के हिसाब से मुझे भी दे दें, मेरे लिए काफ़ी होंगे। मेरी बात सुनकर अम्मी दंग रह गई। लेकिन भाभी, हमें तो 2-2 हज़ार मिलते हैं, आप इतने पैसों में गुजारा कैसे करेंगी? इफ़त और समन भाभी तो हाँ तो काफ़ी हैं, मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो अम्मी से कह दूँगी, है ना अम्मी? आप दे देंगी ना? मैंने मुस्कुराकर अम्मी से पूछा। और फिर अम्मी ने मेरे ना करने के बावजूद 10,000 मेरी मुट्ठी में दबाए। मेरे माथे को चूमते हुए उनकी आंखों में नमी सी थी। हमारे दरमियान खड़ी दीवार पर आज पहली जोरदार ज़रब पड़ी थी। तुम दोनों तो मेरे कमरे में आती नहीं, मैं अकेली बोर हो रही थी, सोचा क्यों ना तुम्हारे पास आ जाऊं। हिना और हुमा के मुश्तरका कमरे में उस रोज़ दाखिल होते मैंने खासी बुलंद आवाज़ से कहा। उन दोनों ने एक दूसरे को मायनी खेजी से देखा। तुम्हारे पेपर्स कब ख़त्म हो रहे हैं? मैंने दोनों की तरफ देखते हुए बेतकल्लुफ़ी से पूछा। बस कल लास्ट है, हुमा बोली। आउटिंग पे चले कहीं? मैंने कुछ जोश से पूछा। उन दोनों की भी आंखें चमकी। कहाँ? तुम बताओ, मैंने मामला उन पे छोड़ दिया। वो परसों हिना की बर्थडे है। अगर हुमा ने कुछ झिझकते हुए कहना चाहा ही था कि मैंने उसकी बात काट दी। बस फिर ठीक है, हम परसों केक लेकर सी साइड पे चलेंगे, वहीं केक काटेंगे, डिनर करेंगे और हिना को उसकी पसंद से गिफ्ट भी दिला देंगे। कैसा? वो दोनों मेरे प्रोग्राम पर तकरीबन चीख पड़ी। और फिर 2 दिन बाद हमने एक भरपूर शाम गुजारी। हुमा और हिना के चेहरे पे बेहद खुशी थी। अम्मी अबू भी खुश और अदनान भी सरशार से। और मेरी तो खुशी जीतनी थी। आइए अम्मी,
टैक्सी से उतरते हुए मैंने अपनी सास का हाथ पकड़ के उन्हें सहारा दिया। जब हम सब हंसते हुए घर में दाखिल हुए तो गेट के करीब बेचैनी से टहलती हुई समन भाभी ने रोका। कहाँ गए थे तुम लोग? वो भाभी, आज हिना की बर्थडे थी ना, तो अदनान हम सबको खाना खिलाने ले गए थे। अच्छा, समन भाभी ने नखुवत से कहा और अपने पोर्शन की तरफ कदम बढ़ाए। इन्हें क्या हुआ? मैंने हैरत से पूछा। जल गई होंगी, हमारा होटलिंग करना कहाँ बर्दाश्त हुआ होगा इनसे। हुमा ने कंधे उचकाते हुए मेरे सवाल का जवाब दिया। रात को अदनान ने चाय की फरमाइश की। मैं उठने ही लगी थी कि अम्मी ने हिना से चाय बनाने को कहा। हिना बगैर किसी एतराज़ के हम सब के लिए चाय बना के ले आई और फिर अगले ही दिन मेरी दोनों जेठानियों ने मेरे कमरे पे धावा बोल दिया। आज आए, दरवाज़ा खुला है। उस रोज़ मैं अपने कमरे के दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ सुनकर बेख्तियार उठ बैठी। हमने सोचा तुमसे गपशप लगाई जाए, इफ़त भाभी ने समन भाभी की तरफ देखते हुए कहा। बहुत अच्छा किया भाभी आपने, मैंने भी बहुत प्यार से जवाब दिया। कल तो बड़ी सैरें हो रही थी, मगर कुछ अजीब सा लगा। मियाँ बीवी के रोमांटिक डिनर में ससुराल वालों का क्या काम? समन भाभी ने संजीदगी से कहा। अरे नहीं भाभी, वो हमारा कोई पर्सनल या रोमांटिक डिनर थोड़ी था, हम तो हिना की बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे। मैंने उनकी गलतफहमी दूर की। फिर तो हो चुकी तुम लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग, इफ़त भाभी ने तंज किया। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अकेले डिनर की क्या ज़रूरत, घर में भी साथ ही रहते हैं। मैं हैरत से बोली। इस तरह अगर उन सब के साथ फैमिली डिनर्स करती फिरोगी तो अपना घर कैसे बनाओगी? इफ़त भाभी ने मुझे घूरा। अपना घर? ये है तो मेरा घर, अलग घर बनाने की क्या ज़रूरत है मुझे? मैंने उनकी बात समझते हुए अनसमझी कर दी। रहने तो इफ़त, इसे अभी समझ नहीं आएगी। इसे क्या पता इकट्ठा रहने से बच्चों की शख्सियत कितनी कंफ्यूज होती है, हर किसी की रोक टोक और बेजा मुदाखलत से कितना असर पड़ता है, इसे अभी मालूम नहीं। मगर वक्त कौन सा ज़्यादा दूर है, देखेंगे कि बच्चों के बाद ये अपनापन कितनी देर तक कायम रहता है। समन भाभी ने इफ़त भाभी के साथ खड़े होते हुए कहा। मैंने थक के आंखें मूंद ली कि जो लोग समझना ना चाहें उनको समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। क्योंकि कुछ रोज़ कबल 15 साला मोहित को मैं छुप छुप के सिगरेट पीते देख चुकी थी। मुझे इफ़त भाभी पे शदीद अफसोस था, जिनकी लापरवाही की वजह से मोहित कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया था। और भाभी आज ही कह रही थी कि बच्चे जॉइंट फैमिली में ख़राब होते हैं, वो तो अलग लेकर भी बच्चे ख़राब कर चुकी थी। इफ़त भाभी बता रही थी कि आप लोग हुमा का रिश्ता तय करने का सोच रहे हैं, हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। समन भाभी ने उस रोज़ चाय का कप मुंह से लगाते हुए सबको जिताया। अरे कहाँ भाभी, अभी तो जिक्र ही छेड़ा है, सबके मशवरे के बाद ही रिश्ता फाइनल होगा। और रिश्ते का क्या है, आप भी तलाश करें। वैसे भी बहू, अभी तो हमने घर पर इतना खर्च किया है, इतनी जल्दी तो हुमा की शादी नहीं कर सकते। अभी तो रिश्ता ही तय करेंगे, शादी तो 1-1.5 साल तक ही कर पाएंगे। अभी तो देखने दिखाने का सिलसिला ही शुरू किया है बस। मेरी बहन का तो रिश्ता तय हो गया, लड़का डॉक्टर है। अम्मी ने कहा था कि कल तक मिठाई भेज देंगी, आपकी तरफ भी भिजवाऊंगी। ये तो बहुत खुशी की खबर है, अपनी अम्मी को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। मेरी सास ने खुश दिली से कहा। वैसे हमारी नेहा खूबसूरत भी तो बहुत है, रंगत इतनी सफ़ेद कि हाथ लगाने से मैली हो जाए, दूर से ही चांदनी की तरह चमकती नजर आती है। गोरा रंग के लड़के वालों की डिमांड है, सांवली लड़कियां तो जाने कितनी बार रिजेक्ट होती हैं। हुमा, तुम भी कोई फेशियल वेशियल करवा लो, कहो तो तुम अपने पार्लर से अपॉइंटमेंट ले दूं। देखो रंग कैसे ख़राब हो रहा है। बात से बात जोड़ती वो हुमा को शर्मिंदा कर गई। वैसे एक बात है फलक, इस घर की तीनों बहुओं और बहुओं की बहनों के रंग मैदे की तरह सफ़ेद हैं। अब इरम को ही देख लो, माशाल्लाह चांदी जैसा रंग है उसका। समन भाभी ने भी मुझे अपना हमनवा बनाने के लिए मेरी छोटी बहन इरम को बिला वजह घसीटा। समन भाभी की मुस्कुराहट में जीतने का फख्र था। वो जानती थी कि मैके और ससुराल के मुआवजे में हर लड़की मैके वालों को ही चुनती है, लेकिन यहाँ मुकाबिल मैं थी, वो ये नहीं जानती थी। आप ठीक कह रही हैं भाभी, इरम का रंग तो वाकई बहुत गोरा है, लेकिन वो अपने बालों की वजह से बहुत परेशान रहती है। उसके बाल कंधों से आगे बढ़ के ही नहीं देते। वैसे नेहा भी तो परेशान रहती होगी ना अपने कद की वजह से, उसका कद भी काफ़ी छोटा है, लेकिन माशाल्लाह चेहरा बहुत खूबसूरत है। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें जिता भी दिया। और इफ़त भाभी की बहन नौरीन का वज़न कितना ज़्यादा हो गया है, सारी खूबसूरती धरी की धरी रह जाती है अगर फिगर मुनासिब ना हो। आजकल तो लोग दुबली पतली लड़कियां मांगते हैं और लंबे बाल भी लड़कों को बहुत पसंद है। और हुमा अपने लंबे सिल्की बालों, मुतनासिब फिगर और लंबी हाइट के साथ सुनहरी रंगत लिए हम सब की बहनों से ज़्यादा नंबर रखती है।
मेरी बात पे जहाँ हुमा ब्लश होती, वहीं मेरी सास और हिना के चेहरे भी खिल गए। वहीं समन भाभी की आंखों में अजीब सी बेयकीनी आ ठहरी। अम्मी, मुगीस कह रहे थे इस बकर ईद पर आप अपना कुर्बानी का जानवर खुद ही खरीद लें। इस दफ़ा उन्होंने अपने कॉलीग्स की दावत करनी है और रिफत भाभी के मेके वाले भी यहाँ पर ईद पे आ रहे हैं, इसीलिए आप इस दफ़ा जानवर खुद कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करके समन भाभी झटपट कमरे से निकल गई। अब क्या होगा? इस बार तो कुर्बानी की सख्त बिल्कुल नहीं। पिछले साल इब्राहिम साहब की बीमारी की वजह से कुर्बानी ना करने पर मुगीस और मुईस ने जो 5-5, 7-7 किलो गोश्त हमें दिया था, वो तब से ही इफ़्फ़त और समन की आंखों में खटक रहा था। इस दफ़ा कैसा पक्का इंतज़ाम किया है कि आहिस्तगी से बोलते हुए मेरी सास के चेहरे पे फिक्र की परछाइयाँ गहरी थी। कोई बात नहीं अम्मी, अगली ईद पर इंशाल्लाह कुर्बानी ज़रूर करेंगे। हुमा ने अम्मी के कंधे को नरमी से दबाया। मैं अभी आती हूँ, मैंने फैसला कर लिया था। ये ले अम्मी, 30,000 रुपये, हम इस दफ़ा कुर्बानी ज़रूर करेंगे। लेकिन ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अम्मी ने हैरानी से कहा। अम्मी, ये मेरी कमेटी के पैसे हैं, इन पैसों में बकरा आराम से आ जाएगा। लेकिन बहू, ये कमेटी तो तुमने अपने कमरे के पर्दे और कारपेट डलवाने के लिए डाली थी। अल्लाह की राह में दी जाने वाली कुर्बानी मेरे जोड़े हुए पैसों से की जाए, इससे बढ़ के मेरे लिए क्या सादत होगी भला? मैंने मुस्कुरा कर कहा था। पर्दे और कारपेट फिर आ जाएंगे, आप प्लीज़ ये रख लें। और हाँ, अदनान को ना बताइएगा, बिला वजह शर्मिंदा होंगे। ये हम माँ बेटी का आपस का मामला है, प्लीज़ अम्मी। मैंने हजार के 30 नोट ज़बरदस्ती उनकी मुट्ठी में दबाए। सदा खुश रहो, मुझे दुआ देते हुए उनके झुर्रियों भरे चेहरे पे ढेर सा इत्मीनान उतरा था। अब्बू, अम्मी, फलक, हिना, हुमा, कहाँ हो सब? अदनान बुलंद आवाज़ में हम सबको पुकारते लाउंज में दाखिल हुए तो हम सब घबरा के खड़े हो गए। क्या हो गया बेटा? अब्बू अम्मी, मेरी प्रमोशन हो गई है, तनख्वाह भी डबल और साल के 2 बोनस भी मिला करेंगे। अदनान ने बारी बारी हम सब के मुंह में मीठे मीठे रसगुल्ले ठोंसते हुए कहा। जीते रहो बेटा, हमेशा यूं ही खुश रहो, शाद आबाद। मेरी सास ने अदनान का माथा चूमते हुए दुआ दी। भैया, अब तो हमारी पॉकेट मनी भी डबल होगी, है ना? हिना और उमा भी बहुत खुश थी। हाँ भाई, सब कुछ डबल होगा। ये देखें, 40,000 का बोनस मिला है, खूब तगड़ी कुर्बानी करेंगे। अदनान ने पैसे अम्मी को पकड़ाए। ये लो बहू, तुम्हारे पैसे। अदनान की शर्मिंदगी का ख्याल किए बगैर अम्मी ने उनके सामने ही गिनकर 30,000 मेरी तरफ बढ़ाए। रहने दे अम्मी। नहीं बेटा, तुम रखो ये पैसे, अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। अम्मी ने पैसे मेरे ही अंदाज में मेरी मुट्ठी में दबाए। बेशक तू बड़ा कारसाज है। आसमान की तरफ देखते हुए मैंने उनके अल्फाज को सहबार दोहराया। और आज मेरी सास ने जब मोहल्ले की औरतों के सामने मुझे मामला फहम और समझदार बहू का लक़ब दिया तो मेरा देरीना ख्वाब, मेरी हसरत जैसे अधूरी से ही पूरी हुई। मैं सुरखरू हो जाऊंगी अम्मी अगर आपने मेरी गैर मौजूदगी में नहीं बल्कि मेरे सामने मुझे सराहा। नींद की वादी में जाने से पहले मैंने खुद कलामी की। और फिर अगले ही हफ्ते मेरे सब घर वाले उस रोज़ मेरे यहाँ आए हुए थे। हाँ तो मामा, अब बताएं, जोया किस पे गई है? गीले हाथों को दुपट्टे से पूछते हुए मैंने जोया को गोद में लिए बैठी अपनी मामा से पूछा। बिल्कुल तुम पे, ये भी मेरी फलक की तरह बड़ी साबिर शाकिर बच्ची है। याद है बचपन में फलक ने भी कभी तंग नहीं किया था, जब से आए हैं एक दफ़ा भी नहीं रोई। दादी ने मुस्कुराते हुए मेरी तारीफ की। फलक, अदनान कब तक आता है घर? 7 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आया। वो पापा, असल में आजकल प्रमोशन की वजह से काम ज़्यादा हो गया है, इसलिए देर हो जाती है, वरना तो 6-7 बजे तक घर वापस आ जाते हैं। मैंने पापा के कंधे पे सर टिकाते हुए कहा। जवाबन उन्होंने मेरा सर बड़े प्यार से थपथपाया। पापा, आप हमेशा फलक आपी को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इरम ने मसनूई गुस्से से कहा। अरे नहीं, मैं तो तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पापा ने उसे भी दूसरे बाजू के घेरे में लिया। आपी, आपका घर बहुत प्यारा है और आपके कमरे में पर्दों और कारपेट की डार्क ब्लू और ऑफ वाइट स्कीम कितनी प्यारी लग रही है ना? घर की तामीर पे खर्चा भी तो काफ़ी आया होगा। लगता है नान की जॉब बड़ी अच्छी जा रही है। मामा के कहने पर मैंने गड़बड़ा कर पापा को देखा तो जवाबन उन्होंने मुझे इशारे से खामोश रहने का कहा कि जेवर बेचने वाली बात का इल्म सिर्फ मेरे पापा को था। उन्होंने मुझे खूब सराहा था, लेकिन मामा को बताने से भी मना किया था। मैं चाय बनाने गई तो इरम को हुमा और हिना के कमरे में छोड़ गई कि वो बड़ों के दरमियान बोर ना हो। सास को बुलाकर दादी और मामा के पास बिठाया। पापा तो पहले ही अब्बू से गपशप लगा रहे थे।
मैं किचन में मुख्तलिफ लवाजमात बनाने में मगन थी और मेरी बेटी जोया बारी बारी सबकी गोदों में घूम रही थी। मेरे मैके वाले इस बार मेरे घर बकरीद करने आए थे। फलक, तुम क्या सारा वक्त फिरकी की तरह घूमती रहती हो? इस घर में और लोग भी रहते हैं, उनका भी कोई फर्ज है या नहीं? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी नंदे तो सारा दिन पलक ही तोड़ती हैं। घर के सारे काम सिर्फ एक ही इंसान की जिम्मेदारी थोड़ा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने शोहर को लेकर अलग हो जाना, मगर ना जी, तुम बाप बेटियों ने कभी मेरी बात मानी है जो अब मानोगी? मामा को मौका मिला तो किचन में मेरे कान भरने आ गई। मुझे ही देख लो, सारी जिंदगी ससुराल के लिए वक्फ कर दी, बदले में क्या मिला? तुम्हारे पापा की बेतनाई। मामा, आप पापा से माफी मांग ले, आपसे गलतियां हुई हैं, आप माने या ना माने। क्यों मांगू माफी? मुझे मेरी गलतियां ना गिनवाओ। ससुराल वालों से अलग ना होकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। नहीं मामा, मुझे अलग नहीं होना, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरी सास नंदे मेरे कहे बगैर ही मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। हुमा और हिना कॉलेज जाने से पहले सफाई करके जाती हैं। कपड़े भी वो हर संडे मशीन लगा के खुद ही धो लेती हैं। मेरी सास ने मेरे मना करने के बावजूद सफाई के लिए मासी रख दी। बाकी तो खाना और बर्तन ही रह जाते हैं, और 5-6 लोगों का खाना बनाने में देर ही कितनी लगती है। जोया सारा वक्त सास ससुर के पास रहती है। मैंने अम्मी को बात तरीके से समझाई। यकीन करें अम्मी, अगर अदनान मुझे कभी हल्का सा भी डांट देना तो अम्मी अब्बू खूब खबर लेते हैं उनकी। कोई मुंह से कहे ना कहे, लेकिन मेरे लिए मेरे ससुराल वालों की आंखों में उमड़ती सताइश मुझे घंटों सरशार रखती है, और इसी सरशारी में सारा काम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। आपको पता है, इफ़त भाभी अपने बेटे के लिए अभी से जोया का रिश्ता मांग रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें बहू फलक जैसी ही चाहिए, और सराहना किसे कहते हैं? तो फिर अभी से सोचो ना, अदनान अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बहनों की तालीम और शादी पे खर्च कर देगा, तो फिर तुम्हारे और जोया के लिए क्या बचेगा? मामा ने मेरी बात मुझ पे ही दे मारी। मामा, जोया को मुझे भी बहुत कुछ देना है, लेकिन सिर्फ अच्छी तरबियत। बाकी रही दुनियावी चीज़ें तो वो इसके मुकद्दर से मिल जाएंगी। बहनें भी तो बेटियां ही होती हैं, और अदनान अपनी बहनों को पूरी इज्जत पूरे मान से रुखसत करें, ये उनका ही नहीं मेरा भी बहुत बड़ा ख्वाब है। अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, वो मेरे काम जिस तरह संवारता आया है आइंदा भी उसी तरह संवारेगा, इस बात पे मुझे पूरा यकीन है। मामा के गले में बाहें डाले मैं उन्हें मुतमईन कर रही थी। कुछ भी कह लो फलक, ससुराल वाले बहू को बेटी का मुकाम कभी नहीं देते। मामा भी कहाँ मानने वालों में से थी। लगता है अदनान आ गए। बेल की आवाज़ पे मैंने मामा से कहा। बात अधूरी रह जाने पर मामा खासी बदमज़ा हो गई थी। फलक, जल्दी से स्लीपर्स ले आओ, अबू आवाज़ें दे रहे हैं। अदनान, जो कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद वॉशन वेयर के एक पुराने से सूट में मलबूस थे, मुझे आवाज़ें दे रहे थे। ये लें। मैंने स्लीपर्स उनके पाँव के पास रखे। वैसे बड़े अच्छे लग रहे हैं इन कपड़ों में, मैं शौक हुई। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा हूँ। अब्बू से कहा भी था कसाई को बुला लेते, लेकिन ना जी, कुर्बानी करनी है तो खुद ही करनी है। वैसे आज बेगम साहिबा भी किसी मुगलिया सल्तनत की शहजादी लग रही हैं। अदनान ने मेरे ऑफ वाइट और शॉकिंग पिंक कंट्रास्ट वाली फ्रॉक, चमचम करती सिल्वर चूड़ियों और बेले के गजरों को गौर से देखते हुए मेरी तारीफ की। अगर इस शहजादी को पता होता कि लड़का कसाई है तो इस किसाई से कभी शादी न करती। शरारत से कह के मैं सहन में आ गई, जहाँ बेतहाशा रौनक थी। समन भाभी और इफ़त भाभी ने भी कुर्बानी ईद के दूसरे दिन करने का सोचा था, सो इफ़त भाभी अपने मेके वालों समेत और समन भाभी अपने बच्चों समेत वहीं मौजूद थी। हुमा, हिना और इरम रंगीन तितलियों की तरह इधर उधर उड़ती फिर रही थी। सबके बैठने के लिए सहन में कुर्सियाँ डलवाई गई थी, और सहन के सामने वाले हिस्से में मेरे ससुर और अदनान मुगीस और मोइस भाई के साथ मिलकर कुर्बानी की तैयारी कर रहे थे। अब्बू जी, आप छुरी फेरें, इसको मैं काबू करता हूँ। अदनान ने हाथ में पकड़ी छुरी अब्बू की तरफ बढ़ाई। नहीं बेटा, कुर्बानी का जानवर तुम्हारे पैसों से आया है, कुर्बानी भी तुम ही करोगे। ये क्या बात हुई भला? मेरे पैसे आपके ही तो हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। बस मैंने कह दिया, बकरे के गले पे छुरी आप फेरेंगे। अदनान ने अब्बू को ज़बरदस्ती छुरी थमाई। मुगीस और मुइस भाई के चेहरों पे खसियानी सी मुस्कुराहट आई। आज हमारे घर की खुशहाली की सबसे बड़ी वजह फलक है। मुझे आज ये कहने में कोई आड़ नहीं कि अगर फलक मेरी बहू ना होती तो मेरा अदनान हमारे मामले में इतना जिम्मेदार, इतना हसास ना होता। किसी ने सच कहा है कि बेटा वालिदैन के लिए दूध की तरह होता है। अगर बहू खटास हो तो बेटा फटे हुए दूध की तरह किसी काम का नहीं रहता, और अगर बहू दही जमाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मीठे दही की थोड़ी सी मिकदार हो
تو بیٹا دہی کی مانی دودھ سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور میری فلک وہی جاگ ہے۔ میرے ماتھے کو چومتے ہوئے میری ساس کی آنکھوں میں میرے لیے ڈھیروں پیار تھا، اتنی عزت، اتنا مان، اتنا پیار۔ میری ساس نے میری تشنگی کو ایسے مٹایا تھا کہ میں دنگ رہ گئی۔ امی مجھے سب کے سامنے ایسے عزت دیں گی، یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سب کی ستائشی نگاہیں چمک چمک کے میری طرف اٹھ رہی تھی۔ دادی اور پاپا کی نظروں میں فخر مجھے سرشار کر رہا تھا، البتہ میری ماما نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ ان کی پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی تھی۔ مجھے لگا آج شاید ماما اپنی غلطی مان لیں، وہ پاپا سے معافی ضرور مانگیں گی۔ یہ لو بیٹا، بسم اللہ کرو، میرے سسر نے چھری میرے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ چھری کے دستے کو ہاتھ لگاتے ہوئے گویا میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ہر قربانی اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی انعام لے کر آتی ہے، اور میری قربانیوں کا انعام مجھے مل گیا تھا۔ آج میرے دیرینہ خواب نے تعبیر پا لی تھی۔ اجنبیت اور نفرت کی وہ مضبوط دیوار جو پے در پہ پڑنے والی ضربوں سے شکستہ ہو چکی تھی، آج دھڑام سے گر گئی تھی۔ تو میری کہانی سے آپ تمام لڑکیاں یہ سبق تو سیکھ سکتی ہیں کہ آپ کے گھروں میں ماحول خواہ کیسا بھی رہا ہو، آپ کے ماں باپ نے خواہ کتنا بھی لڑ لڑ کے زندگی گزاری ہو، لیکن اگر آپ تہیہ کر لیں گے کہ آپ نے اپنے سسرال کو پرسکون اور آئیڈیل بنانا ہے، تو یقین مانیے یہ ہرگز بھی ناممکن نہیں کہ بے شک اللہ کوشش، محنت اور خلوص کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔